हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल आत्मनिर्भर लर्निंग। तो आज की इस वाली वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो आज की इस वाली वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 आईसीएसई बायोलॉजी का एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है चैप्टर 1 से क्या स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल से क्या एम फेज, माइटोटिक फेज। सो उसमें हम बेसिकली जितने भी टर्म्स हैं वो सब के सब कवर करेंगे कि सेल डिवीजन क्या है, ये सब क्या है, सेल डिवीजन कितने कितने टाइप का होता है, और हम ये भी पता करेंगे कि एनिमल सेल और प्लांट सेल के सेल डिवीजन में क्या डिफरेंस होता है। तो बिना टाइम ज़्यादा वेस्ट करे हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको इस वाली वीडियो में थोड़ी बहुत दिक्कत आए समझने में, तो आप इससे पहली वाली वीडियो ज़रूर देख लें, क्योंकि जितनी भी बेसिक आज हम टर्म्स के बारे में बात करेंगे मैं आज उनको समझाऊंगा नहीं, क्योंकि मैं पहले ही एक वीडियो में उसे समझा चुका हूँ, पहले वाले पार्ट में बायोलॉजी के। सो आप जाके उसे देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो टाइप ऑफ द सेल डिवीजन। सो देखिए, यहाँ पर दो तरह के सेल डिवीजन होते हैं बेसिकली, माइटोसिस एंड मियोसिस। सो माइटोसिस क्या है? माइटोसिस में जो नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है वो मेंटेन रहता है। अब नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होता है? नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है 46। नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है 46। और ये जो मियोसिस है, इसमें यही नंबर हाफ होके रह जाता है 23। और ये जो माइटोसिस है, इसमें जो क्रोमोसोम्स होते हैं उसे हम कहते हैं डेप्लॉइड क्रोमोसोम्स। क्या? डेप्लॉइड क्रोमोसोम्स। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि वो लोग रहते हैं पेयर में, और जो मियोसिस के क्रोमोसोम्स होते हैं उनको हम कहते हैं हैप्लॉइड। तो ये बात आपको याद रखनी है। फिर आगे बढ़ते हैं हम। सो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। सो यहाँ पर हम देखें, सो इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द बॉडी। ये बॉडी की ग्रोथ के लिए जरूरी है। ये जितने भी हमारे अंदर सेल डिवीजन होते हैं, सेल डिवीजन से ही हमारा ग्रोथ होता है, और ये सब जो ग्रोथ हो रहा है हमारी बॉडी सेल्स का, वो किस वजह से हो रहा है? माइटोसिस की वजह से हो रहा है। तो सीधे सीधे कहें तो माइटोसिस जो है वो बॉडी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिपेयरिंग ऑफ द डैमेज टिश्यू। हमारे बॉडी में टिश्यूज होते हैं, सेल से टिश्यूज बनते हैं। सो हमारे टिश्यूज को किसी तरह से इंजर्ड हो जाते हैं, तो उनमें सेल को रिप्लेस करता है किस वजह, और रिप्लेस करने के लिए क्या चाहिए होता है? देखो, हमको जो हमारे जो टिश्यूज हैं वो डैमेज हो गए, हमारे टिश्यूज डैमेज हो गए, तो वहाँ पर सेल जो होते हैं वो डेड हो जाते हैं। तो वहाँ पर नए सेल्स की जरूरत होती है। नए सेल्स के लिए, नए सेल्स बनाने के लिए क्या जरूरी है? माइटोसिस जरूरी है। तो माइटोसिस जो है वो किस लिए जरूरी है? वो रिप्लेसमेंट ऑफ द डेड सेल या फिर डैमेज सेल के लिए जरूरी है। सो यही हमारा अगला पॉइंट है कि डेड सेल जो हमारे अंदर, हमारी बॉडी के अंदर डेड सेल्स बनते हैं, डेड सेल्स कैन बहुत ज़्यादा डेंजरस भी हो सकते हैं, तो वो रिप्लेस उन्हें करना पड़ता है। आपको पता है डेड सेल से कैंसर भी होता है। ये हमारा टॉपिक नहीं है वैसे आज का, पर हम आगे बढ़ते हैं। सो नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज मेंटेन, जैसे मैंने पहले बताया 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज मेंटेन, 46 नंबर मेंटेन्ड होता है। सो एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ माइटोसिस। अभी एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन होता क्या है? जितने भी बैक्टीरिया होते हैं, वायरसेस होते हैं, वो क्या करते हैं? 1 से 2 में होते हैं, वो उसी को रिप्रोडक्शन कहते हैं। जैसे ये एक वायरस था, मान लीजिए कोरोना वायरस था, ये भी 1 से 2 हो जाता है, और यही एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और यही माइटोसिस है। इसलिए हम कह सकते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो काइंड ऑफ माइटोसिस। सो ये पूरी भी बात थी। सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस क्या था? आगे बढ़ते हैं हम। सो माइटोसिस अकर इन 2 स्टेप्स। माइटोसिस 2 स्टेप्स में होता है। पहला स्टेप होता है कार्योकाइनेसिस। पहला स्टेप क्या होता है? कार्योकाइनेसिस। और दूसरा स्टेप क्या होता है? साइटोकाइनेसिस। अब जो ये कार्योकाइनेसिस है, ये क्या है? ये है डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस का डिवीजन है। और ये जो साइटोकाइनेसिस है, ये क्या है? डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म तो आपको पता ही होगा, द लिक्विड फिल्ड इन द न्यूक्लियस, विद इन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ओके। सो अब हम आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं यहाँ पर कार्योकाइनेसिस जो होता है वो 4 फेजेस में कंप्लीट होता है। जो कार्योकाइनेसिस है हमारा, यानी कि जो डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस है, वो हमारा कितने फेजेस में होता है? वो हमारा होता है 4 फेज में। कौन कौन से फेज हैं? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। तो ये हमारे वो 4 फेजेस हैं जिसमें हमारा कार्योकाइनेसिस, जो कि डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस है, वो कंप्लीट होता है।
अब हम इन फेजेस के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सो प्रोफेज क्या है? तो प्रोफेज में यहाँ पर आप ये डायग्राम देख पा रहे हो, यहाँ पर आप ये डायग्राम देख पा रहे हो। यहाँ पर देखो क्रोमोसोम जो होते हैं वो डुप्लीकेट हो जाते हैं। क्रोमोसोम जो मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में बताया था, क्रोमोसोम जब डुप्लीकेट होते हैं, क्रोमोसोम जब डुप्लीकेट होते हैं तो वो क्या फॉर्म करते हैं, कौन सा स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं? जो वो स्ट्रक्चर होता है उसे कहते हैं सिस्टर क्रोमैटिड्स। क्या कहते हैं? सिस्टर क्रोमैटिड्स। और जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट होता है सिस्टर क्रोमैटिड्स का, उसे हम सेंट्रोमियर कहते हैं। अगर अभी भी ढंग से समझ में ना आया हो तो आप पहली वाली वीडियो जाके देख लेना, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सो पहली चीज तो जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो कैसे डुप्लीकेट हो जाते हैं और फॉर्म कर लेते हैं सिस्टर क्रोमैटिड्स को। दूसरी चीज, सेंट्रियोल्स आर मूव टू द अपोजिट पोल्स। जो हमारे ये सेंट्रियोल्स हैं यहाँ पर और यहाँ पर, ये अपोजिट डायरेक्शन में चले जाते हैं। ये क्यों चले जाते हैं ये आपको आगे पता चलेगा। स्पिंडल फाइबर्स आर अपीयर्ड। अब ये स्पिंडल फाइबर्स होते हैं ना, ये सेंट्रियोल से निकलते हैं। ये कुछ धागे लायक स्ट्रक्चर होते हैं और ये अपीयर हो जाते हैं कहाँ? सेल में। ओके, स्पिंडल फाइबर्स आर अपीयर्ड। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस, यहाँ पर गलत लग गया है, न्यूक्लियोलस है ये। न्यूक्लियोलस आर डिसअपीयर्ड। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और जो न्यूक्लियोलस है वो गायब हो जाते हैं। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा बात थी प्रोफेज के बारे में। सो ये भी चीज आपको याद रखना जरूरी है। क्वेश्चन आ सकता है कि टेल द कैरेक्टरिस्टिक्स और द फीचर्स ऑफ द प्रोफेज। प्रोफेज में क्या क्या होता है, या फिर आपसे कह देंगे क्रोमोसोम्स आर डुप्लीकेटेड इन विच फेज। तो ये सब आपको याद रखना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं हम। सो आगे बात आती है मेटाफेज की, कि मेटाफेज क्या है। सो मेटाफेज में जो स्पिंडल फाइबर्स निकले थे हमारे सेंट्रियोल से, वो अटैच हो जाते हैं सेंट्रोमियर से। सो अब सेंट्रोमियर क्या है ये आप पहली वाली वीडियो देख लेना, मैं बार बार समझाऊंगा नहीं। सो स्पिंडल फाइबर्स अटैच हो जाते हैं सेंट्रोमियर से। और जो सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं, ये जो सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं, ये ऐसा जो स्ट्रक्चर होता है, ये सारे के सारे एक जो उसमें आ जाते हैं प्लेन में। यहाँ पर आप देख पा रहे होगे, ये सारे के सारे एक प्लेन में आ जाते हैं। कहाँ पर आ जाते हैं? इक्वेटर ऑफ द सेल में। देखो सेल होता है, उसका सेंटर पार्ट को जो सेंट्रल लाइन जा रही होती है ना, अगर हम इमेजिनरी लाइन बनाए जैसे हमारी अर्थ का इक्वेटर है, वैसे अगर हम सेल का सेंटर से एक लाइन खींचे तो हम उसे इक्वेटर ऑफ द सेल कहते हैं। सो जितने भी सिस्टर क्रोमैटिड होता है वो अरेंज हो जाते हैं इन अ सिंगल प्लेन एट द सेंटर और एट द इक्वेटर ऑफ द सेल। सो ये पॉइंट था मेटाफेज के बारे में। इतना आपको मेटाफेज के बारे में याद रखना है। सो आगे बढ़ते हैं। सो अब बात आती है एनाफेज की, कि एनाफेज क्या है। सो एनाफेज में जो सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं और मूव हो जाते हैं अपोजिट पोल में। अब ये कैसे हुआ? मैंने आपको बताया था स्पिंडल फाइबर्स क्यों अपीयर हुए, मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो वो इसलिए अपीयर हुए कि सेंट्रियोल जो हैं, सेंट्रियोल से हमारे स्पिंडल फाइबर्स निकले। अब जो हमारे सेंट्रोमियर से जाके स्पिंडल फाइबर्स अटैच हो गए। अब आपको पता है सिस्टर क्रोमैटिड्स जो थे वो ग्रुप में थे, तो उनको जो है सेपरेट कर दिया किन्होंने? स्पिंडल फाइबर्स ने। और जो स्पिंडल फाइबर्स हैं उन्होंने जो हमारे सेंट्रोमियर से अटैच हो गए थे, उन्होंने सिस्टर क्रोमैटिड्स को सेपरेट कर दिया और मूव कर दिया अपोजिट पोल्स में। ये सब किस लिए हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर हमारा डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस होने वाला है। और अब एक आप चीज ये देखोगे कि जो फरो होती है ना, एक फरो आपको दिखाई लगने लग जाएगी यहाँ पर सेल में एनाफेज में एक फरो दिखाई देती है। फरो का मतलब क्या होता है? एक गड्ढा जैसा आपको दिखाई देने लग जाएगा। उसमें अब ये स्टार्टिंग होती है साइटोकाइनेसिस की। सो आगे बढ़ते हैं हम। सो अब बात आती है टेलोफेज की, जो लास्ट फेज होता है हमारा किसका? कार्योकाइनेसिस का। सो इसमें देखो जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो दोबारा से क्रोमैटिन का शेप ले लेते हैं। अब ये क्रोमैटिन क्या है वही बात पहली वाली वीडियो देख लो, सबको समझ में आ जाएगा। अब जितने भी क्रोमोसोम्स होते हैं वो पतले हो के क्रोमैटिन में चेंज हो जाते हैं। और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो रीअपीयर हो जाती है। कैसे रीअपीयर होती है? दोनों के दोनों जो यहाँ पर डॉटर सेल होते हैं ना, ये यहाँ पर इन दोनों के लिए वो होती है, इन दोनों के लिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपीयर हो जाती है। न्यूक्लियोलस
रीअपियर्स इन ईच ऑफ द डॉटर न्यूक्लियस। ये ईच ऑफ द डॉटर न्यूक्लियस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो दो डॉटर न्यूक्लियस बने हैं यहाँ पर, इन दोनों में न्यूक्लियोलस भी आ जाता है। और जो स्पिंडल फाइबर्स थे वो डिसअपीयर हो जाते हैं। क्यों डिसअपीयर हो जाते हैं? उनका काम तो पूरा हो गया। उनका काम क्या था? जो हमारे सिस्टर क्रोमैटिड है उनको सेपरेट करने का काम था उनका, बस। सो ये जब उनका फंक्शन पूरा हो गया तो वो क्या हो जाता है? डिसअपीयर हो जाते हैं। तो इतनी सी बात थी हमारे टेलोफेज के बारे में। क्या थी? क्रोमोसोम जो है वो क्रोमैटिन में कन्वर्ट हो गए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस वापस आ गए और स्पिंडल फाइबर जो है वो गायब हो गए। इतनी सी बात थी। आगे बढ़ते हैं। सो साइटोकाइनेसिस क्या होता है? साइटोकाइनेसिस द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। देखो ये यहाँ पर एक सेल था ये पूरा का पूरा, और अब ये दो सेल में डिवाइड हो जाएगा। अब ये जो है दो सेल में डिवाइड हो जाएगा। सो यही है डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, को हम साइटोकाइनेसिस कहते हैं। सीधी सीधी लैंग्वेज में यही है। सो अब बात कर लेते हैं डिवीजन ऑफ जो सेल डिवीजन होता है एनिमल सेल और प्लांट सेल में, उनके बीच में डिफरेंस क्या होता है। देखो पहला डिफरेंस क्या होता है, जो मैंने आपको बताया कि जो हमारा एनाफेज था उसमें फरो आई थी सेल में। एनिमल सेल के बारे में हम अब तक पढ़ रहे थे। सो उसमें फरो आई थी। उसके बाद टेलोफेज में वो और बढ़ गई, और साइटोकाइनेसिस में जो सेल है वो डिवाइड हो गया। सो इससे हम क्या कह सकते हैं, दैट द सेल डिवीजन इन द एनिमल्स इज डन बाय द फरोइंग। मतलब गड्ढा गड्ढा डीप होता जाएगा वहां पर, और जो साइटोप्लाज्म है वो सेपरेट होता जाएगा। और प्लांट सेल में क्या होता है? प्लांट सेल में ऐसा कुछ नहीं होता है। प्लांट सेल में सेल डिवीजन होता है सेल प्लेट की वजह से। अब ये सेल प्लेट क्या है? बीच में देखो यहाँ पर दो न्यूक्लियस, वो तो सबको तो डिवीजन वैसे होता है, पर साइटोकाइनेसिस जो होता है वो कैसे होता है? साइटोकाइनेसिस ऐसा होता है कि बीच में यहाँ पर एक सेल वॉल बन जाती है। यहाँ पर बीच में क्या बन जाती है? सेल वॉल बन जाती है, और ये दोनों जो है सेपरेट हो जाते हैं। दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज इसमें यहाँ पर जो सेंट्रियोल होते हैं उसके अराउंड एस्टर्स नाम की एक चीज होती है। एस्टर्स नाम की एक चीज होती है। अगर ये एस्टर्स के बारे में नहीं जानते हो तो सेंट्रियोल्स वाला जो सेल ऑर्गेनेल्स वाला चैप्टर है वो पढ़ लेना, सो आपको समझ में आ जाएगा सब कुछ। तो ये जो चीज होती है वो इसमें होती है, जो हमारे एनिमल सेल होता है, और जो प्लांट सेल होता है उसमें नहीं होती है। तो ये दो मेन डिफरेंस है बिटवीन जो हमारा सेल और प्लांट सेल का सेल डिवीजन होता है। सो आगे बढ़ते हैं हम। सो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस? देखो यार, मियोसिस बहुत बड़ा चीज है, मतलब आप 11th क्लास में पूरा इसे पढ़ने वाले हो। सो इस वाले हमारे जो ये 10th क्लास की क्लास 10 ICSE सिलेबस में ज़्यादा कुछ नहीं है। हमें बस पता होना चाहिए कि मियोसिस है क्या चीज़, इसकी सिग्निफिकेंस कहाँ है, किस काम आता है। सो बात यह है, देखो पहली चीज़ तो इसमें जो क्रोमोसोम का नंबर होता है वो हाफ हो जाता है, यानी कि 26 क्रोमोसोम्स रह जाते हैं बस। 23 क्रोमोसोम, सॉरी 23 क्रोमोसोम्स हमारे पास रह जाते हैं। और देखो क्या है, और इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। जो हमारे गैमीट्स होते हैं, मेल और फीमेल गैमीट्स होते हैं, ये उनके फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब ये 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम क्यों रह जाता है, 23 क्रोमोसोम क्यों रह जाते हैं, ये आप पढ़ोगे जेनेटिक्स चैप्टर में। ये उसकी वीडियो भी जल्दी आएगी, तो हाँ आप जल्दी पढ़ोगे ये सब। और इट हैपन्स ओनली इन द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। जो हमारा वो था माइटोसिस, वो कहाँ हो रहा था? सोमैटिक सेल्स में। यानी सोमैटिक सेल्स क्या होते हैं? गैमीट्स को छोड़ के जितने भी सेल्स होते हैं, जो उन सबको हम कहते हैं सोमैटिक सेल्स कहते हैं, सोमैटिक पार्ट, सोमैटिक सेल्स। और ये कहाँ हो रहा है? ये हमारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में हो रहा है। जितने भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, मेल और फीमेल गैमीट होते हैं, वो किस वजह से फॉर्म होते हैं? मियोसिस की वजह से फॉर्म होते हैं। तो इतनी सी बात थी मियोसिस के बारे में। आप चाहो तो सारी नोट्स बना लो आराम से, आराम से आप नोट्स बना लो, इन सारी चीज़ों के नोट करके इनको रिवाइज कर लेना। और अगर आपको इसके क्वेश्चन चाहिए, जैसे हमने पिछली वाली वीडियो में क्विज किया था, तो मेरे को बता देना इस बारे में। और अगर आपको फिजिक्स में डाउट आ रहा हो तो फिजिक्स की वीडियो आप देख सकते हो। और जल्दी हम ज्योग्राफी और हिस्ट्री, कंप्यूटर, इन सब की वीडियो भी हम लाने वाले हैं, तो आप चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। और आज की वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।